अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नीट छात्रा संदिग्ध मौत से जुड़ा मामला, पुलिस सूत्रों से मिली है बड़ी खबर। पटना पुलिस की एक और लापरवाही सामने आई है। पटना पुलिस ने एफएसएल को छात्रा का धोया हुआ बेडशीट सौंपा था और जिस बेडशीट पर छात्रा उल्टी करने के बाद बेहोश हुई थी, उस बेडशीट को धोने के बाद पटना पुलिस ने एफएसएल की टीम को जांच के लिए सौंपा था। जब एफएसएल की टीम ने चादर की जांच शुरू की तो ये बात सामने आई है कि चादर धुलने के बाद उसे दिया गया था। दरअसल इस पूरी जांच के दौरान ये पता चला कि उस बेडशीट से डिटर्जेंट पाउडर के अंश मिले हैं और बेडशीट धोने के बाद इस्तेमाल में नहीं लाया गया, जबकि इसी चादर पर सोने के दौरान छात्रा बेहोश हुई थी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ क्यों किया गया, क्यों बेडशीट को धोने के बाद एफएसएल की टीम को सौंपा गया। के द्वारा लगातार नीट छात्रा के रेप और संदिग्ध मौत मामले पर सवाल रेज किए जाने के बाद प्रशासनिक अमले की नींद टूटी और इस मामले में थानाध्यक्ष जो हैं चित्रगुप्त नगर, उनके साथ साथ कदमकुआ के एक एसआई को जो है वो निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही सवाल ये भी सामने आया कि आखिर पटना एसएसपी ने गलत बयानी क्यों की। बताते चलें कि पटना एसएसपी ने जो गलत बयानी की वो बयान जो है चित्रगुप्त नगर की जो एसएचओ हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। हालांकि निलंबन की कार्रवाई काफ़ी दिनों के बाद हुई और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्होंने क्यों गलत बयानी जो है एसएसपी से करवाई। तो इसकी पड़ताल भी न्यूज़ 18 ने की है और बताते ये चले कि ये मामला तब और ज़्यादा गहराया जब पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि छात्रा के साथ दरिंदगी की जो है वो बात को पूरे तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता है। आशंका है कि इसके साथ दरिंदगी हुई है और तब से लेकर के परिजनों के बयान के बाद लगातार इस खबर को न्यूज़ 18 दिखा रहा था, बता रहा था। और अब आज और एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बताते चले कि जो जानकारी हमें मिली है पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक सोर्सेज के हिसाब से, एफएसएल की जो आधिकारिक सोर्सेज है हमारे, उनके हिसाब से जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो पटना पुलिस जो है चित्रगुप्त नगर की जो एसएचओ जो हैं उनके तरफ से एक और लापरवाही की गई। लापरवाही क्या थी वो हम बताते चले। घटना के बाद जो है 3 दिनों तक वो घटनास्थल पे नहीं गई, जो पीड़ित का कमरा था वहाँ वो नहीं गई और जो चादर था जिस चादर पे पीड़ित जो है वो रहती थी, सोती थी, वो चादर जब एफएसएल को दिया गया तो चादर जो है वो धोया हुआ पाया गया है। ये एफएसएल के हमारे जो आधिकारिक सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि जो चादर है वो धोया हुआ चादर जो है एफएसएल को दिया गया है, क्योंकि जब जांच किया एफएसएल ने तो उसमें डिटर्जेंट जो है वो पाया गया है और वो डिटर्जेंट जो है वो फ्रेश है। उस पर सफाई होने के बाद चादर का डिटर्जेंट से धुलने के बाद जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लगातार पटना पुलिस जो है वो एसआईटी को, एफएसएल को भटकाने की कोशिश कर रहा है। लगातार जो है उनकी मंशा यही है कि इस मामले पर पर्दा डाल दिया जाए और पूरी तरह से कोशिश जो है वो की भी गई। हालांकि इस कोशिश में एसएचओ नाकामयाब रही, पटना पुलिस की टीम जो है वो नाकामयाब रहा। और अब जो बड़ी खबर है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जो चादर दिया गया है छात्रा के कमरे से वो धोया हुआ दिया गया है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर उस छात्रा ने चादर का इस्तेमाल किया था जिस पर वो सोई हुई थी, उसको धोने के बाद क्यों दिया गया है एफएसएल को, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामला, सीआईडी की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची हुई है। एक बार फिर से जांच पड़ताल में टीम जुटी हुई है। एफएसएल की टीम ने रिपोर्ट सौंपी थी। लड़की के कपड़े में मेल स्पर्म के सबूत मिले और इस मामले में अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज शंभू गर्ल्स हॉस्टल विशेष टीम पहुंची है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। इस पूरे मामले से जुड़े हुए सीआईडी की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंच चुकी है। देखिए, नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में फॉरेंसिक विभाग की ताजा बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फॉरेंसिक लैब ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पुलिस प्रशासन को सौंप दी है, जिसमें कई चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में छात्रा के कपड़ों की जांच में मेल स्पर्म की मौजूदगी की पुष्टि हुई है।
ये वैज्ञानिक साक्ष्य इस बात की ओर सीधा इशारा करता है कि छात्रा की मौत से पहले उसके साथ कोई गलत कृत्य किया गया था। इस खुलासे के बाद से इस मामले में यौन उत्पीड़न की आशंका है और अब ये हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की संभावना जताई गई थी। फॉरेंसिक की इस नई बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उन दावों को पूरी तरह समर्थन कर दिया है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ये केवल एक सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि एक जघन्य अपराध का हिस्सा हो सकती है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जा रही है। अपर थाना अध्यक्ष हेमंत झा और थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी को निलंबित भी कर दिया गया है। कपड़ों में मिले मेल स्पर्म के अवशेष मिलने के बाद एफएसएल अब डीएनए की प्रोफाइल तैयार कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के डीएनए से उसका मिलान किया जाएगा, साथ ही अन्य संदिग्धों के डीएनए से भी मिलान होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दोषी कब गिरफ्तार होंगे और क्या किसी को बचाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तो इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि दुष्कर्म हुआ था, गलत कृत्य किया गया था, मेल स्पर्म छात्रा के कपड़ों से मिले हैं, बेडशीट को धोया गया है। आखिर किसे बचाने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही थी और क्या है ये पूरा मामला, जांच किस दिशा में बढ़ रही है, इन तमाम सवालों के जवाब थे। बिल्कुल, देखिए सुबह ये पूरा मामला जो है वो शुरू से पुलिसिया कार्रवाई को कटघरे में खड़ी कर रही थी। पटना के एसएसपी जो हैं उन्होंने सीधे तौर पे जो है रेप की घटना से इनकार किया था। हालांकि इस बात की आशंका जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई थी पीड़ित की, तो उसमें इन बातों का उल्लेख था कि इस बात से इनकार कतई नहीं किया जा सकता है साफ तौर पे कि इसके साथ जो है वो दरिंदगी नहीं हुई है। और अब जब एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो मृतक हैं उनके जो अंडरगारमेंट्स हैं उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि जो मेल स्पर्म है वो पाए गए। जो चादर था, जिस चादर पे जो छात्रा जो है बेहोश हुई थी, वहाँ उसने वोमिटिंग किया था, कमरे में वोमिटिंग करी थी और उस चादर को धोने के बाद, डिटर्जेंट से धोने के बाद जो है एफएसएल की टीम को क्यों सौंपा गया। कहीं कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है वो पहले से ही संदेह घेरे में रही है, चाहे परिजन हो या लगातार न्यूज़ 18 ने भी सवाल रेज किए हैं। और उस सवाल रेज करने का फलाफल ये हुआ कि जब कल इस खबर को सबसे पहले न्यूज़ 18 ने दर्शकों को बताया कि जो एफएसएल की जो जांच रिपोर्ट है उसमें इस बात की पुष्टि हुई है, तस्दीक हुई है कि छात्रा के साथ जो है दरिंदगी करने का कोशिश किया गया। हालांकि कितने हद तक जो दरिंदे हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब हुए, तो इसकी जाँच अब जो है वो एम्स की मेडिकल टीम जो है वो कर रही है। अभी अगर हम बताते चले कि एफएसएल की जो डायरेक्टर है विपिन चौधरी वो हॉस्टल पहुंचे हैं, उनके साथ पूरी टीम पहुंची है, सीआईडी की टीम पहुंची है। तो कहीं कहीं जो कोशिश थी पटना पुलिस की कि इस पूरे घटनाक्रम को एक सामान्य घटनाक्रम खुदकुशी से मामला जोड़ करके इस मामले की लिपापोती कर ली जाए, उसमें न्यूज़ 18 जो है वो पटना पुलिस को कामयाब नहीं होने देगी। ये सीधे तौर पे जो है इसको लेकर के हमने एक मुहिम चलाया है और उसी मुहिम का फलाफल है ये है की जा रही थी। अपराधियों की मदद पुलिस प्रशासन शायद कर रही थी या करना चाह रही थी, जिस वजह से सारे साक्ष्यों को तितर बितर करने की कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल क्या अपडेट है अमित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल सीआईडी की विशेष टीम पहुंची हुई है, वहां इस वक्त क्या चल रहा है, पूरी जानकारी दें। देखिए वहाँ पे जो छात्रा है उसके कमरे की भी जांच की जा रही है, साथ ही साथ जो हॉस्टल संचालिका जो हैं उनके कार्यालय की जांच की जा रही है। अंदर खाने की खबर ये है कि जो छात्रा है उसे वहाँ उस कार्यालय में बुलाया गया था। कौन बुलाने वाला व्यक्ति है, क्यों बुलाया, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। वहाँ पे जो कुर्सीज़ हैं, वहाँ पे जो सामान है, साक्ष्य जो है वो इकट्ठा करने के लिए खुद जो एफएसएल के डायरेक्टर है विपिन चौधरी पहुँचे हैं। इधर बताते चले कि इस मामले में अमूमन देखा जाता है कि हॉस्टल में या इस तरह की जगहों पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाते हैं ताकि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था वो दिखा सकें बच्चों को, उनके अभिभावक को। तो क्या इस गर्ल्स हॉस्टल में भी कैमरेज लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, और अगर लगे हैं तो उसकी जांच अब तक की गई है या नहीं?
देखिए, इस खबर को सबसे पहले और आज नहीं बल्कि आज 12 तारीख को ही इस खबर को हमने बताया था दर्शकों को कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसके जो फुटेज हैं 2 घंटे का फुटेज को डिलीट कर दिया गया और वो डिलीट करने की कार्रवाई जो है वो हॉस्टल संचालक के द्वारा किया गया। उनके जो दोनों बेटे हैं उनके बारे में ये इनपुट्स जो है वो सामने आई थी और वो दर्शकों को हमने बताया था कि आखिर क्या वजह रही कि जो 2 घंटे का जो फुटेज है उसको डिलीट किया गया, क्यों किया गया। जब छात्रा जो है जैसा कहा जा रहा है कि उसने खुद खुदकुशी करने की कोशिश की, हालांकि अब तो इस बात के कह सकते हैं कि पर्दा उठ चुका है कि उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की गई थी, तभी उसके जो अंडरगारमेंट्स है उसमें मेल स्पर्म के जो है वो पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब उन्हीं तमाम सवालों का जो जवाब जो है वो एफएसएल अपने जांच के दौरान खंगालना चाह रही है और एसआईटी जो है उसकी पड़ताल करने में जुटी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जो कार्रवाई की गई वो इतने दिनों के बाद क्यों की गई। चित्रकूट नगर के जो एसएचओ जो है वो लगातार साक्ष्यों को मिटाने में अपराधियों को मदद कर रही थी, उन पर इतने दिनों के बाद जो है वो एक्शन क्यों लिया गया। कदम कुआं के जो अपर थानाध्यक्ष थे उन पर आज अमित, हम आपसे ये भी अपडेट लेना चाहेंगे। 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी जिसमें से 2 संवेदना के करीबी बताए जा रहे थे। एक अन्य व्यक्ति कौन है और साथ ही साथ क्या इस मामले में और किसी की भी अब तक गिरफ्तारी हुई है या वही 3 लोग अब तक पुलिस गिरफ्त में हैं? देखिए, वो 3 लोग जो हैं वो पुलिस गिरफ्त में हैं और उसके अलावा 2 जो ड्राइवर है और दूसरा एक शख्स था जहानाबाद का, उन दोनों से पूछताछ करके एसआईटी की टीम ने उन्हें जहानाबाद में ही छोड़ दिया। हालांकि अंदर खाने की बड़ी खबर ये भी है कि इन तीनों के जो डीएनए जांच के लिए जो है एफएसएल ने जो नमूना लिया है और उसके साथ साथ जो गिरफ्तार शख्स है जो फिलहाल बेउर जेल में बंद है, हॉस्टल का जो ऑनर है मनीष रंजन, उसके भी डीएनए जाँच की बात जो है वो तैयारी में एफएसएल की टीम जुटी है। जैसे ही उन्हें निर्देशित मिलेगा और जैसे ही उन्हें अनुमति मिलेगी वो मनीष रंजन की भी डीएनए जांच के लिए सैंपल लेने के लिए बेउर जेल पहुंचेगी। फिलहाल 3 लोगों के बारे में ये जो कहा जा रहा है कि जो 3 लोग हिरासत में लिए गए थे, जिनसे डिटेन करके पूछताछ करी है, जिनकी वीडियो भी हमारे पास है, दर्शकों को हमने दिखाया है, इन तीनों का डीएनए जाँच के लिए सैंपल जो है वो एफएसएल ने ले लिया है और ये पुष्ट खबर जो है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि आखिर अब तक इस मामले में चाहे हॉस्टल संचालिका हो, उनके जो दोनों बेटे हैं या जो सहेली है, उनको क्यों नहीं डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई, वो कहाँ है। तो ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी ना तो एसआईटी के चीफ आईजी जितेंद्र राणा दे रहे हैं, ना ही मुख्यालय में बैठे शीर्ष अधिकारी जो है वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल वाकई अमित, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन किस दिशा में काम कर रही है, कैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है और इससे पहले जब जांच की गई तो उसे क्यों गुमराह किया गया, क्यों साक्ष्यों को मिटाया गया, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो न्यूज़ 18 बार बार पूछ रहा है। इस पूरी खबर पर अमित आप लगातार नजर बनाकर रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तो देखिए, बार बार न्यूज़ 18 एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों संवेदना के मौत पर पुलिस प्रशासन ने साक्ष्यों को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने शुरू में रेप से इनकार आखिर क्यों किया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। 5 साल की बच्ची से रेप हुआ है, पड़ोसी पर रेप का आरोप लगा है। मुशहरी के एक गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़ित बच्ची एसकेएमसीएच में भर्ती है। बच्ची की मां ने बताया कि आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ गलत काम किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से। और 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, रेप का आरोप लगा है। मुशहरी के एक गांव की घटना बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पड़ोसी पर रेप का आरोप लगा है। मुशहरी के गांव की घटना है। ये बड़ी जानकारी आपको मुजफ्फरपुर से दे दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते आगे, भागलपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में बमबाजी हुई है। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जेएलएनएमसीएच में भर्ती किया गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक 3 बम से हमला हुआ है। पुलिस ने फिलहाल मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के गोराही हरियो गांव की घटना बताई जा रही है। 3 मरतब चलाया, 3 बार चलाया था। क्या कारण क्या था बम फेंकने का? अब बम फेंकने का वही बच्चा बुजुर्ग में किसी तरह हुआ होगा जो है। तो कौन कौन फेंका है बम बिगा है श्रीकांत मंडल, मुन्नाल मंडल,
गुहान मंडल। वो चीज़ तो मेरे को पता नहीं कि किस लिए विवाद हुआ था, तो नहीं पता था उतना। तो हम जब विवाद होने लगा तो हम डीजे बंद करके आ गए घर लगाने या प्लॉटिंग पे। प्लॉटिंग पर से ये सब उधर से आ रहा था, ये सब तो मारने दो गया। उधर से हम जा रहे थे तो फेंक दिया उधर से बम। कितना बम फूटा था? 2 फेंका। बढ़ते आगे अगली खबर सियासी गलियारे से। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आज राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। पटना में यह बैठक चल रही है। पार्टी की भविष्य की रणनीति और संगठन के फैसलों को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक के लिए पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और हर किसी की नजर उन पर टिकी हुई है। तेजस्वी यादव बैठक स्थल पर अपने परिवार के साथ पहुंचे। तेजस्वी के साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती भी हैं। बैठक में तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जाएगा। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक है। पार्टी के भविष्य और रणनीति पर आगे की चर्चा की जा रही है। आगे के महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबर तो ये भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव नियुक्त किए जा सकते हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव लंबे वक्त से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का नाम भी अब सामने आ रहा है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल हर पहलू पर सोचने को विवश है और हर तरीके से आगे की रणनीति, भविष्य की रणनीति तैयार की जा रही है ताकि किसी भी तरह की गलती आने वाले दिनों में ना हो। साथ ही साथ पार्टी में जितने भी विश्वासघाती हैं उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है और इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही साथ महत्वपूर्ण पदों को लेकर भी चर्चा होनी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लंबे वक्त से लालू प्रसाद काम कर रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है उनके स्वास्थ्य के हवाला देकर कि तेजस्वी यादव शायद इस पद पर अब काबिज हो जाएं। तो देखिए, इस पूरी खबर की भी अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित पटना से जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी है? बैठक क्या शुरू हो गई है और चल रही है, तो इस बैठक में अभी क्या कुछ चर्चा हो रही होगी? देखिए, बैठक में जो है तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो चुन लिया गया है। सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और इसका समर्थन जो है वो कार्यकारी जो तमाम सदस्य हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, उनके साथ साथ लालू प्रसाद यादव और बाकी जो तमाम जो लोग इस बैठक में मौजूद हैं, सभी ने इसका स्वागत किया है और तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो घोषित कर दिया गया है। जैसा कि सबसे पहले इस खबर को न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को बताया था कि तेजस्वी यादव जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे और इसका निर्णय जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई गई है 25 तारीख को, उसमें आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा लिया जाएगा और आज इस खबर पे जो है वो मुहर लगी है। तेजस्वी यादव जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो चुन लिए गए हैं। भाई वीरेंद्र से भी बैठक के शुरू होने से पहले हमने बात करी थी, तो उन्होंने भी कहा था कि बिल्कुल तेजस्वी यादव जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। डॉक्टर मुकेश रोशन ने कहा था कि वो इसका स्वागत करते हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जैसा कि मुकेश रोशन ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। लालू प्रसाद यादव जो है वो लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभालते रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को पहचान दिलाया, मजबूती दिलाई और अब उस काम को जो है वो तेजस्वी यादव आगे लेकर कर चलेंगे। चूँकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफ़ी खराब रह रही है, तो ऐसे में तमाम दायित्वों का निर्वहन तेजस्वी यादव करते रहे हैं और खुद इस बात की जो है घोषणा लालू प्रसाद यादव ने कर रखी थी कि तेजस्वी यादव का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और आज कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष की जो बात थी तो उस पर मुहर लग चुकी है और भाई वीरेंद्र ने बातचीत के दौरान ये भी कहा था कि जल्द ही तेजस्वी यादव जो है वो नई टीम का गठन करेंगे। तो संभवतः वो जनवरी के लास्ट तक या फरवरी में एक बैठक बुलाई जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो है आज बैठक चल रही है, जैसे ही खत्म होगी तो अगली बैठक जो है वो निर्धारित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो उन्हें बुलाया जाएगा और फिर तेजस्वी यादव जो है उनसे मंतव्य करने के बाद, उनसे राय मशवरा करने के बाद आगे जो है नई टीम का गठन तेजस्वी यादव की तरफ से किया जाएगा। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, उनके भी जो है बदलाव हो सकते हैं, उनके स्तर पे भी बदलाव हो सकते हैं। मंगनी लाल मंडल को हटा करके किसी युवा जो नेता हैं आरजेडी के, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान तेजस्वी सौंप सकते हैं।
ये भी बातें जो है अंदर खाने से निकल कर आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो पार्टी को आगे मजबूती से लेकर कर चलें और इसी फैसले को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जो कमान है, जो जिम्मा है, वो सौंपा गया है। अमित, हम और इस आपसे ये बैठक में जानना मीसा चाहेंगे कि भारती, सियासी राबड़ी देवी, लिहाज लालू से प्रसाद यादव, पार्टी के लिए ये कितना बड़ा परिवर्तन होगा, कितना बड़ा चेंज इसे हम पार्टी के लिए माने, पार्टी के लोगों के लिए माने, क्योंकि अब तक पार्टी के सर्वे सर्वा सिर्फ और सिर्फ पार्टी के निर्माता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद रहे हैं और अब ये कमान तेजस्वी यादव के हाथों में जारी है। तो ये कितना राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में है या नहीं है? देखिए, यहाँ पे सुभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि अब तक जब से राष्ट्रीय आरजेडी का जो है गठन हुआ है, तब से जो है लालू प्रसाद यादव प्रदेश से लेकर के केंद्र तक का नेतृत्व वो करते रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उनका जो फैसला है वो सर्वसम्मति से लोगों ने माना है। लेकिन पिछली अगर हम बात कर लें 2015 से लेकर के 2025 तक के जो चुनाव हुए, अमित, वाकई ये एक चर्चा का विषय है और इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।